हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के अब तक के प्रधानमंत्री। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के जो अंतिम प्रधानमंत्री या हम ये कहें कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक क्या था? भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के तहत हमने बात की थी, भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अब पढ़ें। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल था 2014 से और अब तक, यानी इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहला कार्यकाल था 26 मई 2014 से 2019 तक, और अभी दूसरा कार्यकाल जो है वो इनका चला है 30 मई 2019 से लगातार। दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से, पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक रहा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे। नरेंद्र मोदी एकमात्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, यानी इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। और इनका जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर को इनका जन्म हुआ। कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ये डेट इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि कुछ ही समय पहले 17 सितंबर को MSME दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 17 सितंबर को MSME दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन दिवस को इस रूप में अब मनाया जाएगा। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी से संबंधित जो पहला कथन है वो यही है, उनके जन्म से लेकर के कि स्वतंत्र भारत में। दोस्तों, अब तक जो भी प्रधानमंत्री बने सभी 1947 से पहले के जन्मे हैं। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म 1947 के बाद यानी 1950 में हुआ है। और ये 17 सितंबर को याद जरूर रखना क्योंकि इस दिन MSME दिवस बनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। अब बात करें दोस्तों कि नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से भारत के 15वें प्रधानमंत्री। कितने नंबर के प्रधानमंत्री है? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। और व्यक्तिगत रूप से ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों, क्रम में भले ही इनका क्रम 14वां आता हो,
लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब पूछा जाए तो हमें क्या करना है, 15 उत्तर ही सही करना है। क्यों? क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो जो मैंने बताया था, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया था गुलजारी लाल नंदा को, उस गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री के क्रम में जोड़कर ही पूछा गया है और जब पूछा गया तो उसका सही उत्तर 15 ही माना गया है। इसलिए जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है, तो आपको इसका सही उत्तर करना है 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री, 2 बार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2 बार पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, यानी 16वीं लोकसभा के अंदर इनको 282 सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी? 282 सीटें मिली थी। और अभी जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, इस 17वीं लोकसभा के अंदर इनको 300 सीटें प्राप्त हुई थी। तो 16वीं और 17वीं लोकसभा में लगातार 2 बार इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और ऐसा करने वाला ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ये पहले प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत रूप से ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री और 2 बार पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। इसके बाद बात करें दोस्तों, जब पहली बार नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली गई थी, तो उस शपथ समारोह के अंदर जो सार्क संगठन है, उस सार्क संगठन है, इस सार्क संगठन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनको बुलाया गया था। यानी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली गई थी? 26 मई 2014 में ली गई थी। और 26 मई 2014 को जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उस समय सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत में आमंत्रित किया था। दूसरी बार जब उन्होंने 30 मई 2019 को इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय इन्होंने बिम्स्टेक संगठन के सदस्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया था। यानी पहली बार जब शपथ ली तब सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया था, दूसरी बार इनके द्वारा शपथ ली गई तब बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया था। यानी ये दोनों ही बातें मोदी की जो विदेश नीति है, पहले पड़ोस की नीति के उद्देश्य को प्रकट करते हैं। क्योंकि इसी बात से मोदी की जो पहले पड़ोस की नीति है वो स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देती है। क्योंकि मोदी का अपनी विदेश नीति के तहत यही कहना है कि सबसे पहले पड़ोसी, यानी सबसे पहले पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाया जाए, और यही मोदी की पहले पड़ोस की नीति है। इसी नीति के तहत इन्होंने ऐसा किया था। पहली बार सार्क संगठन के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया और दूसरी बार बिम्स्टेक राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है, पहला कार्यकाल यानी 2014 से 2019 का जो कार्यकाल है,
इस पहले कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये महत्वपूर्ण मंत्रालय महिलाओं को दिया गया था और ऐसा पहली बार हुआ था। यानी इनका जो पहला कार्यकाल था 2014 से 2019 का, इस कार्यकाल के दौरान जो रक्षा मंत्रालय है और जो विदेश मंत्रालय है, ये महिलाओं को दिया गया था। इससे पहले कभी भी ये मंत्रालय है वो महिलाओं के पास नहीं रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ था मोदी सरकार के कार्यकाल में। और रक्षा मंत्री बनाया गया था निर्मला सीतारमन को। किसको बनाया गया था? निर्मला सीतारमन को बनाया गया था। और जो विदेश मंत्री है वो सुषमा स्वराज को बनाया गया। सुषमा स्वराज को बनाया गया। ध्यान देना दोस्तों, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन को, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बनाया गया था। रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सौंपा था और ये पहली बार हुआ था। लेकिन अगर ये पूछ लें कि भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री कौन है, तो आपको बताना है श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री। ऐसा क्यों? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के अंदर पहली बार रक्षा मंत्री किसी महिला को बनाया गया, तो फिर इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कैसे हुई? दोस्तों, इंदिरा गांधी जिस वक्त प्रधानमंत्री थी उस वक्त रक्षा मंत्रालय को अपने पास रख लिया था, इसलिए ये भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री बन गई थी। लेकिन अलग से रक्षा मंत्रालय का भार किसी महिला को सौंपा गया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। केवल नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि 25 सितंबर 2014 को 25 सितंबर 2014 को मोदी सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, एक कार्यक्रम शुरू किया गया और उसका नाम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को, जिसका उद्देश्य था कि भारत की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए विदेशी निवेश को आमंत्रित करना और भारत के अंदर ही अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। मेक इन इंडिया, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जाती है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, गांधी जयंती के दिन नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। इसके बाद 2015 के अंदर दोस्तों 2015 के अंदर इनके द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। किस मिशन की शुरुआत की गई थी? डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो महत्वपूर्ण योजना है उनका क्रियान्वयन करना।
तो ये कुछ कार्यक्रम अभियान मिशन शुरू किए गए थे मोदी सरकार के द्वारा। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा सन 2015 के अंदर मोदी जी के द्वारा इजराइल देश की यात्रा की गई थी। किस देश की यात्रा? इजराइल की यात्रा की गई थी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इजराइल देश की यात्रा नहीं की थी। पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2015 में इजराइल देश की यात्रा की थी। एक जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किस आयोग की स्थापना की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यानी पहले योजना आयोग जो था उसको समाप्त कर उसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 के अंदर। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? इसका क्या उद्देश्य था? सहकारी संघवाद को लागू करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? सहकारी संघवाद को लागू करना। अब ये सहकारी संघवाद क्या होता है? दोस्तों, सहकारी संघवाद का मतलब है कि केंद्र और राज्य परस्पर एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें, एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाए, वही सहकारी संघवाद होता है। और इसमें यह बात भी स्पष्ट रूप से कही गई है कि जहां बात केंद्र और राज्य की आती है तो इन केंद्र और राज्य में से कोई भी अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करेंगे, अपनी समस्याओं का हल करेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नीतियां बनाई जाती है उनके क्रियान्वयन में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने का ये सबसे अच्छा साधन होता है। यानी इसी सहकारी संघवाद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियों का निर्माण किया जाता है उनमें राज्यों की भागीदारी निश्चित की जा सकती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर, सहकारी संघवाद के उद्देश्य को लेकर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। पहले इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग था। उसी को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग को की स्थापना की गई है। नीति आयोग की बात करें तो दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो 1 जनवरी 2015 से लागू है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, दोस्तों ध्यान रखना, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए इसके पहले जो अध्यक्ष थे, ध्यान देना दोस्तों, पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है, लेकिन उपाध्यक्ष राजीव कुमार को बना दिया गया है। यानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मोदी जी है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और इस नीति आयोग के जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। तो कहने का मतलब 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई।
जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद था। और इस नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में मोदी जी है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और सीईओ अमिताभ कांत है। दोस्तों 21 जून 2015 21 जून 2015 को नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई थी और इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ कब होता है? 21 जून 2015 को हुआ था। यानी जो योग है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई है? नरेंद्र मोदी ने दिलाई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है और इसे एक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है। और ये कब किया गया? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ये अविश्वास प्रस्ताव किस पार्टी के द्वारा लाया गया था? तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा लाया गया था। किस पार्टी के द्वारा? तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा मोदी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए इनको प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना 2018 में इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद दोस्तों इनके कार्यकाल में बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए। इनके कार्यकाल में 99वां जो संविधान संशोधन है वो किया गया था 2014। कब किया गया था? 2014 के अंदर। और इस 99वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। किस आयोग की? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आयोग की स्थापना की गई थी। देखो दोस्तों, हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और भारत के जो 24 हाई कोर्ट हैं, इनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई है? कॉलेजियम व्यवस्था को सौंपी गई है। कॉलेजियम प्रणाली। इनकी जो नियुक्ति की जाती है, इनका जो स्थानांतरण किया जाता है वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ये भारत में लागू थी 2014 से पहले। मोदी सरकार ने क्या किया? इस कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के लिए 99वां संविधान संशोधन किया 2014 में और उसकी जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। जो इसका कार्य था वो इसे कार्य दे दिया गया था। लेकिन और ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 में बना, जो 13 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 13 अप्रैल 2015 को लागू कर दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद यानी 16 अक्टूबर 2015, यानी अप्रैल में यह लागू होता है, 16 अक्टूबर 2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस अधिनियम को
गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त कर वापिस कॉलेजियम प्रणाली को लागू कर दिया था। क्या है ये? 99वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया गया था, जो 13 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था और 16 अक्टूबर 2015 को इसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इसके द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त किया गया था। इस कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखने के लिए और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त करने के लिए इसे 16 अक्टूबर 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके बाद बात करें दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल में 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। कब किया गया? 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद था उसको समाप्त किया गया था। भारत बांग्लादेश सीमा वाद को समाप्त किया है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश की सीमा विवाद को समाप्त किया गया था। यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा के मध्य कुछ ऐसे परिक्षेत्र थे जिनका आदान प्रदान किया गया। भारत के कुछ परिक्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए, बांग्लादेश के कुछ परिक्षेत्र भारत में शामिल किए गए और इस प्रकार से दोनों देशों की सीमा विवाद को समाप्त किया गया 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। यानी इस को समाप्त करने के लिए, सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए भारत के 111 परिक्षेत्र, भारत के 111 परिक्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए गए और बांग्लादेश के 51 परिक्षेत्र, कितने? 51 परिक्षेत्र भारत में शामिल कर लिए। परिक्षेत्र का मतलब होता है कि कोई भी देश का एक छोटा भूभाग, एक छोटा भूभाग जो अन्य देश के अधिकार में आता हो, उसे परिक्षेत्र कहा जाता है। तो एक भारत के 111 परिक्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए गए और बांग्लादेश के 51 परिक्षेत्रों को भारत में शामिल कर भारत और बांग्लादेश की सीमा विवाद को समाप्त कर दिया गया था 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। इसके बाद 101वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार में और इसके द्वारा लागू किया गया जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, इसको लागू किया गया था। ये संविधान संशोधन तो था 101वां, जबकि ये विधेयक था 122वां। कौन सा विधेयक था? 122वां था और संविधान संशोधन 101वां था, 2017 में हुआ था। इसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था और ये 1 अप्रैल 2017 से भारत में लागू हो जाता है। कब लागू होता है जीएसटी? 1 अप्रैल 2017 को लागू हो जाता है। इसका जो नारा है वो है एक देश
एक कर, क्या है? एक देश एक कर। दोस्तों जीएसटी को लागू कराने के लिए सबसे पहले 2006 के अंदर विधेयक लाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा, लेकिन उस समय ये विधेयक पारित नहीं हो पाया था। बाद में ये 2017 में पारित हुआ, 1 अप्रैल 2017 से इनको लागू कर दिया गया। 101वां संविधान संशोधन जो किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों बताऊं कि जीएसटी जो है, अगर पूछा जाए कि जीएसटी का संविधान में कहां उल्लेख किया गया है, तो संविधान का जो भाग 12 है, संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 279A के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और जब इसको संविधान में जोड़ा गया था तो अनुच्छेद 268 को समाप्त किया गया था। यानी कहां पर उल्लेख किया गया? संविधान में भाग 12 आर्टिकल 279A के अंदर। और जब इसको संविधान में जोड़ा गया तो 268 जो आर्टिकल 268 है इसको समाप्त किया गया था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 102वां संविधान संशोधन सन 2018 में किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। यानी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। 102वां संविधान संशोधन, और ये कब किया गया था? 2018 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 2018 के अंदर किया गया था। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा जो एनसीबीसी आयोग है, उस एनसीबीसी आयोग का गठन कर इसको एक स्थायी आयोग का दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था आर्टिकल 338B के तहत। यानी इस संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल लागू किया, आर्टिकल 338B। और इस आर्टिकल के तहत जो एनसीबीसी आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। आर्टिकल 338B के तहत एनसीबीसी आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसको स्थायी आयोग बनाया गया था, स्थायी आयोग बनाया गया था और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी आयोग को स्थायी आयोग कब बनाया गया था, उनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। और किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 338B के तहत इनको स्थायी आयोग और संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्योंकि दोस्तों जो एससी आयोग है इसका उल्लेख आर्टिकल 338 में किया गया है। जो एसटी आयोग है इसका उल्लेख आर्टिकल 338A में किया गया है। और जो ओबीसी आयोग था इसका उल्लेख आर्टिकल 340 में किया गया था मूल संविधान के अंदर। इसको समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर एनसीबीसी जो आयोग है, इस एनसीबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है आर्टिकल 338B के तहत। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था की गई है इस संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद बात करें दोस्तों संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन।
दोस्तों 103वां संविधान संशोधन कब किया जाता है? 2019 के अंदर ये संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2019 के अंदर किया गया था 103वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? जो EWS श्रेणी बनाई गई थी, इसको 10% आरक्षण दिया गया था। EWS को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? 10% आरक्षण दिया गया था 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। यानी जो सामान्य वर्ग था, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति यानी EWS को 10% आरक्षण दिया गया। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग जो है, जनरल वर्ग है, इस जनरल वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों को, केवल आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों को ये आरक्षण दिया गया है 10%। ध्यान देना दोस्तों, केवल आर्थिक रूप से, जहां आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उन लोगों की सरकार के द्वारा एक कैटेगरी बनाई गई है, उस कैटेगरी का नाम EWS रखा गया है और इसे 10% ये आरक्षण दे दिया गया। अब ध्यान इस बात का भी रखना है आपको कि ये जो 10% आरक्षण है, ये कहाँ दिया गया है? ये 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों के अंदर दिया गया है। कहां पर दिया गया है? सरकारी नौकरियों में। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थानों केवल जो सरकारी नौकरी है उनमें दिया जाएगा। इसके अलावा जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जब प्रवेश लिया जाएगा इनके द्वारा, उस समय में 10% आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आरक्षण भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आरक्षण भी 3 प्रकार के हैं। पहला शैक्षिक आरक्षण, जो अनुच्छेद 15 के तहत दिया जाता है, 15(4) के तहत दिया जाता है। दूसरा है सरकारी नौकरी में आरक्षण, ये आर्टिकल 16(4) के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 16(4) के तहत दिया जाता है। और तीसरा जो आरक्षण है वो होता है राजनीतिक आरक्षण। और ये इस आरक्षण का जो उल्लेख है वो किया गया है आर्टिकल 330 से आर्टिकल 334 के मध्य। यानी आर्टिकल 330, 31, 32, 33, 34 में राजनीतिक आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 16(4) में सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है उसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 15(4) में शैक्षणिक आरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो EWS को जो ये 10% आरक्षण दिया गया है, ये केवल सरकारी नौकरियों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय दिया जाएगा। इसको जब लागू किया गया तो संविधान के अंदर आर्टिकल जो 15 और 16 है, इसमें संशोधन किया गया था। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर संशोधन किया गया था। क्योंकि ये जो शैक्षणिक आरक्षण है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 15 के अंदर है, तो इसको संशोधन करना पड़ा। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है, इसके लिए आर्टिकल 16 में संशोधन करना पड़ा था। तो 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को यानी EWS को 10% आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यह आरक्षण दिया गया है और इसके लिए आर्टिकल 15 और 16 के अंदर संशोधन किया गया है।
इसके बाद बात करें दोस्तों जो संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन है जो 2019 के अंदर किया गया है। एक सौ 104वां संविधान संशोधन 2019 कब किया गया है? 2019 के अंदर किया गया है। और ये जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा और राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के अंदर जो SC, ST और एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। सॉरी, लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उस आरक्षण को एंग्लो इंडियन के लिए तो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जबकि SC, ST को जो आरक्षण दिया गया है उसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, यानी अब इनको 25 जनवरी 2030 तक ये आरक्षण दिया गया है, क्योंकि 25 जनवरी 2020 को ये आरक्षण SC, ST के लिए समाप्त हो रहा था। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा के अंदर, क्योंकि दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभा में ही आरक्षण मिलता है, राज्यसभा या विधान परिषद के अंदर किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाता है। इसलिए लोकसभा और राज्य विधानसभा के अंदर जो SC, ST और एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में से एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको तो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। यानी अब जो लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे और विधानसभा के अंदर राज्यपाल के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था, वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब किसी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। और SC, ST का जो आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी अब इसको 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। और SC, ST और एंग्लो इंडियन को ये जो आरक्षण प्राप्त था, ये आर्टिकल 334 के तहत प्राप्त था। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 334 के तहत प्राप्त था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि SC, ST को के लिए जो 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया है? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा बढ़ाया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा। अब की बार 2018 में जब ये 2019 की जो लोकसभा है, यानी 7वीं जो लोकसभा है, इस 7वीं लोकसभा में ये बनारस सीट से विजयी रहे थे, यानी बनारस सीट से जीतकर ये लोकसभा में आए थे। अब बात करें मोदी सरकार के कार्यकाल से संबंधित जो करंट की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही के अंदर धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया। धारा 370 और धारा 35A को समाप्त कर दिया गया। धारा 35A जो नागरिकता से संबंधित थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना,
ये जो सिस्टम बनाया गया है, इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, धारा 370 35 ए हटाई गई है। ये पूरी व्यवस्था किसी संविधान संशोधन के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि एक राष्ट्रपति आदेश के द्वारा की गई है। इसलिए ये कोई संविधान संशोधन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। और बाकी धारा 370 और 35 ए पर एक फुल डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे बाद में। अब बात करें दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल का एक मुद्दा था 3 तलाक मुद्दा। 3 तलाक मुद्दा। और ये जो 3 तलाक मुद्दा था, 3 तलाक के तहत बिदअत तलाक ये बिदअत था, उस पर मोदी सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। एक इन्हीं के कार्यकाल का मुद्दा है राम मंदिर मुद्दा। राम मंदिर मुद्दा, इसको भी मोदी सरकार ने हल कर दिया है और राम मंदिर की शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा इन्हीं के कार्यकाल में 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। 3 दिसंबर 2019 को इनका विलय कर इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी दमन दीव व दादर नागर हवेली व दादर नगर हवेली। ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों जो केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए इन दोनों का कर दिया गया है विलय। और ये विलय कब किया गया है? 3 दिसंबर 2019 को इसका विलय कर दिया गया है। अब इन दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित बना दिया गया है और इसका नाम रखा गया है दादर नगर हवेली और दमन दीव। क्या नाम रखा गया है दोस्तों? दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो ये पूछा जाए कि दमन व दीव और दादर नगर हवेली का विलय कब किया गया, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 3 दिसंबर 2019 को बनाया गया था एक संसदीय अधिनियम के द्वारा। अभी इसका वर्तमान में क्या नाम है? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव इसका वर्तमान में नाम रखा गया है। यानी वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 28 तो राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि दोस्तों पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और बनाए गए, तो इस हिसाब से 9 होने चाहिए थे, लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर 1 कर दिया। इसलिए अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित है भारत में? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कब से? 3 दिसंबर 2019 से। इससे पहले कितने थे? 9 थे। 3 दिसंबर 2019 को इनका विलय किया गया। इन्हीं सरकार से संबंधित एक मुद्दा है जो काफी चर्चा में भी रहा था, काफी आंदोलन भी हुए थे, काफी विरोध किया गया था। वो मुद्दा क्या था? नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम। काफी चर्चा में रहा था ये। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों 1955 के अंदर नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था नागरिकता अधिनियम। और ये जो अधिनियम है ये भारत की नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न आधार प्रदान करते हैं।
कि भारत की नागरिकता किस आधार पे दी जाएगी। ये कौन बताता है? ये जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है, इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर मिलेगी, वंशानुक्रम के आधार पर मिलेगी, या क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर मिलेगी, देशीयकरण के आधार पर मिलेगी, या पंजीकरण के आधार पर मिलेगी। तो नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता से संबंधित विभिन्न आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंदर अब तक 6 बार संशोधन किया गया है। कब कब किया गया है? पहली बार 1986 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था। इसके बाद 1992 में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद 2003 में, इसके बाद 2005 में, इसके बाद 2015 में संशोधन किया गया, और वर्तमान में करंट में इसमें 2019 के अंदर इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया। तो अब तक 6 बार इसमें संशोधन किए गए हैं, 86, 92, 2003, 5, 15 और 19 के अंदर। तो जब 2019 में इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और उसका नाम रखा गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, अगर इन 3 देशों के शरणार्थी भारत में आते हैं और वो इन 6 धर्मों में से है, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, अगर इन तीनों देशों का व्यक्ति, तीनों देशों में से किसी भी देश का व्यक्ति, और वो किसी इन 6 में से किसी एक धर्म का हो, और ऐसा कोई शरणार्थी भारत में आता है, ऐसा कोई व्यक्ति भारत में आता है, तो इसको इस अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख या ईसाई धर्म का है और वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया है कि अगर पड़ोसी देश का कोई प्रवासी भारत में आकर 5 वर्ष तक रहता है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में इसको कितना किया है? 5 वर्ष किया है। लेकिन ये पहले कितनी अवधि थी? 11 वर्ष थी। अगर कोई पड़ोसी देश का व्यक्ति भारत में लगातार 11 वर्ष से रह रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा प्रावधान था पहले। 2019 में इसमें संशोधन करने के बाद ये जो अवधि है 11 वर्ष की, इसको कम करके अभी वर्तमान में कितनी कर दी है? 5 कर दी है, 5 वर्ष कर दी है। अगर कोई पड़ोसी देश का व्यक्ति भारत में लगातार 5 वर्ष से रह रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, अगर इन तीनों देशों का कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई धर्म का है और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये डेट याद रखना, 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों का कोई व्यक्ति, इन 6 धर्मों में से किसी एक धर्म का कोई व्यक्ति भारत आता है और 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो पहले अवधि थी 11 वर्ष की, उसको कम करके वर्तमान में 5 वर्ष कर दिया गया।
लेकिन इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को विरोध इसलिए किया गया था दोस्तों, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय है उस मुस्लिम समुदाय को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आता है तो। इसके पीछे कारण ये बताया कि क्यों नहीं दी जाएगी, ऑब्जेक्शन उठा कि इनको क्यों भारत की नागरिकता नहीं दी जा रही है। तो इसका कारण ये बताया गया कि ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों का बाहुल्य है, जबकि ये जो 6 धर्म है ये अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर है। इसलिए मुसलमानों को ये भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर वो इन 3 देशों से आते हैं। फिर इसका विरोध किया गया था, काफी विरोध किया गया था कि ये तो भारत के जो मुसलमान हैं इन मुसलमानों के विरुद्ध है, और इससे आर्टिकल जो 14 है इसका उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार की बात करता है। तो जो विपक्षी दल था उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दिया जाने का कारण क्या है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है। इस बात को लेकर भी इसका काफी विरोध किया गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो फिर किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकता है। तो कहने का मतलब यह जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है इसका काफी विरोध किया गया था, काफी आंदोलन किए गए थे, विपक्षी दल के द्वारा काफी इसका विरोध किया गया। इसके बावजूद यह संविधान नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया था। लेकिन ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये भारत के 7 राज्यों में लागू नहीं होता। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें ये लागू नहीं होता। और वो कौन से राज्य हैं? भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होता। तो ध्यान देना दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या था? 1955 के नागरिकता अधिनियम जो नागरिकता प्राप्त करने का आधार देते हैं इनमें संशोधन किया गया है। और इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख या ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है उसको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। और जो पहले अवधि 11 वर्ष थी उसको घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। अब जो 5 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसका काफी विरोध भी हुआ था और इसका आधार भी बताया था कि क्यों नहीं दी जा रही है। तो इसका कारण ये था कि ये तीनों राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र हैं, मुस्लिम बाहुल्य है, जबकि ये जो 6 धर्म है ये अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर है इन 3 देशों के अंदर। इसलिए मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत से आते हैं तो, जिसका काफी विरोध किया गया था। और आखिरकार ये अधिनियम, ये जो विधेयक था ये पारित हो गया था और अधिनियम बन गया था। इसको शॉर्ट में CAA भी कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये भारत के 7 राज्यों में लागू नहीं होता, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर।
दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा आक्रामक रक्षा और विदेश नीति को अपनाया गया था। कौन सी नीति को अपनाया गया था? आक्रामक रक्षा एवं विदेश नीति। आक्रामक रक्षा एवं विदेश नीति को अपनाया गया था। इसलिए अगर वर्तमान में पूछा जाए तो भारत जो है, भारत है वो सॉफ्ट स्टेट से कैसा स्टेट बन गया है? हार्ड स्टेट बन गया है। हार्ड स्टेट बन गया, यानी भारत वर्तमान में सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बन गया है। इसके पीछे क्या कारण रहा है? मोदी जी की आक्रामक रक्षा एवं विदेश नीति इसका मुख्य कारण है। इस नीति के कारण भारत सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बना है। इसके अलावा ये यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी। इसके अलावा दोस्तों 2016 में पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। कब की गई थी? 2016 में की गई थी। और 2019 के अंदर पाकिस्तान के विरुद्ध ही एयर स्ट्राइक भी की गई थी। ये दोनों कब की गई? किसके विरुद्ध की गई थी? पाकिस्तान के विरुद्ध की गई थी। नरेंद्र मोदी की आक्रामक रक्षा एवं विदेश नीति के कारण भारत सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बन गया था। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। 2016 और 2019 के अंदर पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी की गई थी। और नरेंद्र मोदी जो भारत के व्यक्तिगत रूप से 15वें प्रधानमंत्री। तो ये थे दोस्तों भारत के अब तक के प्रधानमंत्री। अगले टॉपिक पर बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।